सरजमीन में, फिर 200 मीटर तक अंदर आ गया। ये 10वीं वायलेशन है इंडिया की तरफ से। To begin with, ये इंडिया क्या कर रहा है? ये जो क्वाडकॉप्टर है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? ये क्यों इतना तवातुर के साथ कर रहा है? जस्ट फॉर इरिटेटिंग अस, या इसका कोई और भी स्ट्रेटेजिक मकसद भी होता है? देखिए जी, ये बेसिकली क्वाड्रोकॉप्टर जो है ये रिकॉनेसेंस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो क्या करते हैं कि ये क्वाड्रोकॉप्टर्स उन्होंने अपनी जो फील्ड फॉर्मेशन हैं, फील्ड यूनिट्स आगे डिप्लॉयड हैं, उनको दे दिए हैं कि इनके जरिए वो रिकॉनेसेंस शुरू करें और ये देखें कि कहीं पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस किसी किस्म की कोई मिलिट्री मूवमेंट है, कोई किसी किस्म की मूवमेंट हो रही है, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, या वहाँ पाकिस्तान कोई और स्ट्रक्चर बना रहा हो, तो उसको देखने के लिए वो इसको इस्तेमाल करते हैं। ये यकीनन वायलेशन है लाइन ऑफ कंट्रोल की। कई ऐसे होंगे जो बच निकलते होंगे, तो इसके सिवाय इसके कि वो बहाने ढूंढ रहा है, वो जवाब ढूंढ रहा है कि किसी किस्म की कोई मूवमेंट वो डिटेक्ट करे, बिलखुसूस सिविलियंस की, और वो पाकिस्तान पर दरअंदाजी का इल्जाम लगा सके, इस बात का इल्जाम लगा सके कि पाकिस्तान से कोई आदमी लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके मकबूजा कश्मीर में लोग दाखिल हुए हैं। इस जवाब की तलाश में वो सरगर्म है और वो इसके लिए ये क्वाड्रोकॉप्टर्स फ्लाई करते रहते हैं। काउंटर क्या कर रहे हैं? बिकॉज वी नीड टू चेक व्हाट इंडिया इज डूइंग। जो हमारे सिविलियन पे, पॉपुलेशन पे वो बॉम्बिंग करता है लाइन ऑफ कंट्रोल से, जो चीजें वो कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, तो हमारा क्या काउंटर उनके अगेंस्ट है इन चीजों का? देखिए, इसके दो हैं। एक डिप्लोमेटिक डोमेन में है कि आप डिप्लोमेटिक डोमेन में जो हम उनके इधर एक्टिंग हाई कमिश्नर को समन करते हैं और उसको डिमार्शे देते हैं, उसको एक लेटर दे देते हैं, एहतजाजी मुरासला जिसे कहते हैं, वो दे देते हैं। एक ये तरीका है। एक हम जो मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ग्रुप डिप्लॉयड है, यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इंडिया एंड पाकिस्तान, उनको हम एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं और उसमें जितनी इंडिया वायलेशन करता है, वो सीज फायर वायलेशन हो या क्वाड्रोकॉप्टर्स की हो या इस तरह की जितनी वायलेशन, तो वहां पे हम यूएन के लिए एक एहतजाज। और तीसरा चीज है वो मॉडल वो है जिसे मैं सपोर्ट करता हूं, या मेरी ख्वाहिश होती है कि हिंदुस्तान ये जबान समझने वाला है नहीं, और डिप्लोमेटिकली इस वक्त दुनिया उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल रही। इस 5 अगस्त को 1 साल हो जाएगा जो कश्मीरी निहत्ते कश्मीरियों का लॉकडाउन है, 365 दिन हो जाएंगे, लेकिन न यूनाइटेड नेशन का ज़मीर जागा है, न इंसानी हकूक के आलम बरदारों का ज़मीर जागा है, न वेस्ट के जो मोरालिटी की बात करते हैं और इंसानी हकूक की बात करते हैं, न उनका ज़मीर जागा है कि हिंदुस्तान पर कोई दबाव डाला जाए, क्योंकि वो तमाम कुव्वतें एंटी चाइना इंडिया को राइज देना चाहती हैं और चाइना को कंटेन करने के लिए वो हर नॉनसेंस को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। जनरल साहब, यहाँ पे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का दहशतगर्दी, जी आप कंटिन्यू भी करें, लेकिन मैं एक सवाल कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी रोल इंपॉर्टेंट है। हम इनको एंगेज तो कर रहे हैं, लेकिन यूएन में इंडिया को 192 में से 184 वोट मिल जाते हैं। वो कि 2013 से ये डिसाइडेड था, लेकिन फिर भी अब यूएन की अपनी रिपोर्ट है कि इंडिया में दाइश है, केरला में, कर्नाटक में, कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल में इतना लेकर आना, ये चीज तो समझ नहीं आती। डबल स्टैंडर्ड्स हैं ये तो। देखिए, डबल स्टैंडर्ड दुनिया में हमेशा रहे हैं। कितना जुल्म हो रहा है पैलेस्टाइन में जो इजराइल कर रहा है, उनके खिलाफ कितने रेजोल्यूशन पास हुए हैं कि आप नई आबादियां कायम नहीं करेंगे। क्या आज तक उन्होंने उन रेजोल्यूशंस को अबाइड बाय किया है? द आंसर इज नो। और इजराइल के ऊपर आज तक कोई पाबंदी नहीं लगी। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के लिए उनको वोट मिला है, इसमें आप बेहिसी देखें उन 56 मुसलमान ममालिक की जिन्होंने वहां पे बैठ के इंडिया के फेवर में वोट दिया है। उन्होंने न जो मुसलमानों के साथ होने वाला जुल्म हिंदुस्तान में है और जो कुछ वो कश्मीर में कर रहा है, उस बात को अपने मफाद के लिए खातर में नहीं लाया और किसी किस्म का कोई मुआशी दबाव डालने की, या कम से कम डिप्लोमेटिक दबाव डालते वो वोट न देकर, तो ये भी उन्होंने नहीं डाला। तो जब दुनिया की बेहिसी इतनी है, तो हम क्रिश्चियन वर्ल्ड से क्या गिला करेंगे अगर मुसलमानों का ही रवैया ये है। अब ये आप कहें कि पाकिस्तान क्यों ऐसा नहीं कर सका, तो जब से ये कश्मीर का इशू है, हम पाकिस्तान के जो मुसलमान ममालिक हैं उनके वोट भी मुकम्मल तौर पे कभी हासिल नहीं कर सके, क्योंकि दुनिया अपना मफाद देखती है। हम उस वक्त से
امریکہ کو بالخصوص اور دنیا کو بالعموم یہ باور کرانے کی کوشش کرتے رہے کہ دہشت گردی پاکستان سے افغانستان میں نہیں ہو رہی بلکہ افغانستان سے پاکستان کے اندر ہو رہی ہے۔ دوسری بات کہ آئی سل کی پریزنس ہندوستان میں تو 1 کروڑ نان مسلم آباد ہیں، پھر آئی سل کی پریزنس ساؤتھ انڈیا میں جو ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ کیا یہ ایک نیا گٹھ جوڑ ہے را اور آئی سل کا، یا اس کے پیچھے کوئی اور ہاتھ ہے اور را مل کر ہندوستان میں ٹیکنیکل مانیٹرنگ کے بیسز بنانا چاہتے ہیں، سپائنگ بیسز بنانا چاہتے ہیں اس بہانے پہ کہ وہاں آئی سل آپریٹ کر رہی ہے؟ اور کیا کل وہ کوئی پاکستان پر نیا الزام لگانے کے لیے، کیونکہ انہوں نے کرنا کیا ہے، یہ آپ اس کو ریکارڈ پہ رکھیں اس پروگرام کو، انہوں نے کرنا کیا ہے؟ وہ 4 مچھیروں کو، یا جو آج تحریک طالبان کے 6,500 آپریٹرز کی وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ بیٹھے افغانستان میں ہیں، آپریٹ پاکستان کے اندر کرتے ہیں، ان میں سے 6 کو وہاں سے کڈنیپ کریں اور ایک فالس فلیگ میں ان کی ڈیڈ باڈیز وہاں پہ پھینک کر الزام پاکستان پر لگا دیں کہ اب ہندوستان کے اندر بھی پاکستان دہشت گردی کروا رہا ہے؟ تو یہ وہ گیم ہے جسے کہتے ہیں ویلز ان اے ویل، یہ وہ انٹیلیجنس کی گیمز ہوتی ہیں جو وہ کھیلتے ہیں ان ممالک کے ساتھ جن کو دباؤ میں رکھنا ہو۔ تو یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ آئی سل کی پریزنس سے وہ کیا ایکرو کرنا چاہتا ہے امریکہ اور انڈیا۔ اب رہی بنگلہ دیش کی بات، اگر ہم یہ سوچیں کہ بنگلہ دیش ہندوستان سے بہت دور چلا گیا یا حسینہ واجد اینٹی ہندوستان ہو گئی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انہوں نے چوز کرنا ہے انڈیا یا چائنا کو، ان کی اکنامک گروتھ بہت اچھی ہے، ان کے ایکسپورٹس بہت اچھی ہیں، اگر ان کو بڑی مارکیٹ چائنا میں ملی تو وہ ہندوستان کو خدا حافظ کر کے چائنا سے ٹریڈ کرنا پسند کریں گے بجائے اس کے کہ وہ ہندوستان سے ٹریڈ کریں۔